हेलो एवरीवन, मैं सुजीत शुक्ला स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल यूपीएससी इनसाइट्स बाय सुजीत। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हेल्पफुल लगते हैं तो प्लीज इन्हें शेयर कीजिएगा। आपका चैनल को सब्सक्राइब करना हमें मोटिवेट करता है कि हम इसी तरीके से आपके लिए क्वालिटी कंटेंट लाते रहे। आज हमें कवर करना है डाइवर्जेंस एंड कर्ल। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट कर शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला टॉपिक जो है डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर पॉइंट फंक्शन। पहले थियरी वाला पार्ट लिख लेते हैं, फिर एक साथ क्वेश्चंस देखेंगे इनके ऊपर। द डाइवर्जेंस ऑफ द वेक्टर पॉइंट फंक्शन v denoted by डाइवर्जेंस v यानी div भी लिखना है आपको, और del dot v is defined as divergence v equals to del dot v। और डेल की वैल्यू क्या रहती है, याद है आप लोगों को? हम लोगों ने पढ़ा था ना, ग्रेडियंट क्या रहता है, डेल फाई। जहां पे डेल की वैल्यू क्या रहती है, आई डेल बाय डेल एक्स प्लस जे डेल बाय डेल वाई प्लस के डेल बाय डेल जेड डॉट आएगा। तो बड़ा आसान है। अगर आपको ग्रेडियंट निकालना है तो काय की वैल्यू चाहिए रहती है, डेल फाई की, जो हम पढ़ चुके हैं। अगर आपको डाइवर्जेंस v की वैल्यू चाहिए तो आपको क्या करना है, डेल और v के बीच में कौन सा प्रोडक्ट लगाना है, डॉट प्रोडक्ट। तो आप सोचिए अगर डाइवर्जेंस डॉट है तो कर्ल क्या होगा, क्रॉस। याद रखेंगे पक्के में। तो चलिए अब अगली हेडिंग डालिए, कर्ल द कर्ल of a continuously differentiable vector point function f। vector point function f is denoted by curl f and is defined by the equation and is defined by the equation कर्ल f इक्वल टू डेल क्रॉस f। तो बड़ा आसान है याद रखने के लिए। d से डाइवर्जेंस, d से डॉट प्रोडक्ट, c से कर्ल, c से क्रॉस प्रोडक्ट। याद रहेगा। तो डाइवर्जेंस के लिए डेल डॉट v, अगर डाइवर्जेंस ऑफ v निकालना है, डाइवर्जेंस f निकालना रहेगा तो डेल डॉट f आ जाएगा। और कर्ल के लिए आपको क्या लिखना है, डेल क्रॉस f। तो याद रखिएगा, कर्ल में क्रॉस, डाइवर्जेंस में डॉट प्रोडक्ट आता है। सोलेनोइडल वेक्टर, a vector whose divergence is 0 is called सोलेनोइडल। तो सोलेनोइडल कौन सा वेक्टर रहेगा, जब आपको डेल डॉट वी की वैल्यू क्या मिल जाए, 0 मिल जाए। मतलब डाइवर्जेंस ऑफ v की वैल्यू क्या मिल जाए, 0 मिल जाए। तो आप क्या बोलेंगे, v कौन सा वेक्टर है,
V is solenoidal. समझे पक्के में? Irrotational motion. If curl of F is irrotational, then F can always be expressed as F equals to gradient phi, जिसकी वैल्यू इक्वल आती है डेल phi से. सेकेंड, if curl F यानी डेल क्रॉस F की वैल्यू आ जाए 0, then F is called irrotational. And last, if F is equals to del F, then phi is called scalar potential of F. अब देखिए क्या क्या याद रखना है आप लोगों को यहाँ पे. पहली तो चीज मुझे याद रखना है कि मैं डाइवर्जेंस कैसे निकालता हूं. अगर मेरे को डाइवर्जेंस निकालना है V का, D से डाइवर्जेंस, तो D से कौन सा प्रोडक्ट आएगा? डॉट प्रोडक्ट. तो मैं क्या करूंगा? डेल को डॉट कर दूंगा किसके साथ? V के साथ. तो मुझे क्या मिल जाएगा? डाइवर्जेंस V मिल जाएगा. अगर मुझे कर्ल निकालना है, कर्ल ऑफ F निकालना है, तो मैं क्या करूंगा? कर्ल C से. तो मैं कौन सा प्रोडक्ट लूंगा? क्रॉस प्रोडक्ट. तो मैं डेल को क्रॉस कर दूंगा किसके साथ? F के साथ. तो ये क्या मुझे मिल जाएगा? कर्ल ऑफ F. अगर किसी केस में कर्ल ऑफ F की वैल्यू आ जाती है 0, यानी डेल क्रॉस F की वैल्यू अगर 0 आ जाए, तो आप इसको क्या बोलते हैं? इररोटेशनल बोलते हैं. कैसा बोलते हैं इसको? इररोटेशनल बोलते हैं. तो कभी भी क्वेश्चन में अगर आपको इररोटेशनल वर्ड मेंशन है, तो आपको क्या समझ जाना है? कर्ल ऑफ F की वैल्यू क्या आ रही है? 0 आ रही है. अगर डाइवर्जेंस की वैल्यू कभी 0 आ जाए, तो हम उसको क्या बोलते हैं? सोलेनॉइड बोलते हैं. याद रखेंगे पक्के में? बस इतनी चीजें याद रख लीजिए, फिर तो आप जैसे जैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आपको समझ में आ जाएगा. सोलेनॉइडल याद रखें, सोलेनॉइडल बोलते हैं. याद रखेंगे. अब बाकी चीजें हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त देख लेते हैं. तो चलिए लिखिए आपका पहला क्वेश्चन. थियरी पार्ट थोड़ा सा हार्ड लग सकता है, पर जब आप एक बार क्वेश्चन देखने लगेंगे आपको समझ में आएगा कि टॉपिक आसान है. तो लिखिए, फाइंड डाइवर्जेंस ऑफ F वेयर F की वैल्यू दी हुई है x y स्क्वायर I प्लस 2 x स्क्वायर y j माइनस 3 y z स्क्वायर k एट पॉइंट 1 माइनस 1. देखिए आपको यहाँ पे F दिया हुआ है और आपको क्या इक्वल निकालना है? डाइवर्जेंस F की. डाइवर्जेंस के लिए कौन सा प्रोडक्ट आता? डॉट प्रोडक्ट. तो आप सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या लिखेंगे? F की वैल्यू. हियर F क्या दिया हुआ है आपको? x y स्क्वायर I प्लस 2x स्क्वायर y j माइनस 3yz स्क्वायर k दिया हुआ है. मुझे यहाँ पे वैल्यू चाहिए काय की? डाइवर्जेंस F की. तो आप चाहो तो लिख सकते V नो दैट. क्या पता है आपको? डाइवर्जेंस F क्या रहता? डेल को डॉट करना पड़ता है F के साथ. आप लोगों को याद है डेल क्या होता है? डेल होता है I डेल बाय डेल x प्लस j डेल बाय डेल y प्लस k
डेल बाय डेल जेड, ये डॉट होगा किसके साथ, एफ के साथ। क्या है एफ, एक्स वाई स्क्वायर आई प्लस 2x स्क्वायर वाई जे माइनस 3y जेड स्क्वायर के। डॉट प्रोडक्ट निकालना याद है सब लोगों को। हम आई वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं आई के साथ, जे वाली को जे के साथ, के वाली को के के साथ। क्यों, क्योंकि आई का डॉट प्रोडक्ट जे के साथ, आई का डॉट प्रोडक्ट के साथ क्या आता है, 0। तो हम डायरेक्टली उतना पूरा लिखते बैठते हैं क्या, नहीं, हम आई को मल्टीप्लाई कर देते आई से, जे को कर देते जे से, के को कर देते के से। तो चलिए आई वाली वैल्यू जाएंगी आई के पास, पहले वाले के आई की वैल्यू क्या है, डेल बाय डेल एक्स। ये जाएंगी दूसरे आई के पास, आई की वैल्यू क्या है, एक्स वाई स्क्वायर, प्लस जे की वैल्यू जाएंगी जे के पास, जे की वैल्यू क्या है, डेल बाय डेल वाई। इधर जे की वैल्यू क्या है, 2x स्क्वायर वाई, प्लस z वाली वैल्यू, के वाली वैल्यू जाएंगी के के पास, क्या है, डेल बाय डेल z। इधर के की वैल्यू क्या है, माइनस 3y/z स्क्वायर आएगा। आप पार्शियल डेरिवेटिव लगा रहे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y स्क्वायर कैसा है, कांस्टेंट। कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव के बाहर, x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x 1 हो जाएगा, होगा। प्लस 2 और x स्क्वायर कांस्टेंट है, डेरिवेटिव के बाहर, y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y 1 हो जाएगा। माइनस 3y कांस्टेंट है, डेरिवेटिव के बाहर, z स्क्वायर का डेरिवेटिव 2z हो जाएगा। तो 3 2s are 6yz लिख सकता है। ये काय की वैल्यू आ गई मेरे पास, डाइवर्जेंस f की। मुझे डाइवर्जेंस f चाहिए कहां पे, 1 -1 1 पे। आप लिखें therefore डाइवर्जेंस f at 1 -1 1। कैसे निकालते, वैल्यूज को कर दीजिए सब्स्टिट्यूट, जहां जहां पे y उसकी जगह -1, तो आ जाएगा -1 का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू एक्स का स्क्वायर, एक्स की वैल्यू है 1, तो आ जाएगा 2 इंटू 1 का स्क्वायर, -6 इंटू y की वैल्यू है -1, इंटू z की वैल्यू है 1, -1 का स्क्वायर प्लस 1, 2 1s are 2, माइनस इंटू माइनस प्लस, 6 1s are 6, तो 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 1 9। ये रहेगा आपका फाइनल आंसर। तो डाइवर्जेंस एफ की वैल्यू क्या निकाल लिया आपने, 9 निकाल। इजी है, किसी को कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, कुछ भी हार्ड है क्या इसमें, नहीं। चलिए हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फाइंड कर्ल एफ वेयर f equals to y into x plus z I plus z into x plus y j plus x into y plus z के। अब आपको काय की वैल्यू चाहिए यहाँ पे, कर्ल f की। तो चलिए बताइए सॉल्यूशन में क्या आएगा। सबसे पहले आपके पास f आएगा, आप लिखेंगे हियर f क्या दिया हुआ है आपको, y इंटू एक्स प्लस जेड आई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई जे प्लस एक्स इंटू वाई प्लस जेड के दिया हुआ है। वी नो दैट, क्या पता है आप लोगों को, कर्ल एफ की वैल्यू क्या रहती, कर्ल एफ की वैल्यू, कर्ल एफ इक्वल्स टू डेल क्रॉस एफ होता है। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। अब बताइए डेल की वैल्यू क्या रहती, आई डेल बाय डेल एक्स प्लस जे डेल बाय डेल वाई प्लस के डेल बाय डेल जेड। क्रॉस एफ की वैल्यू क्या रहती, एफ की वैल्यू आपके पास यहाँ पे अगर मैं ब्रैकेट को ओपन करूँ, एक्स जाएगा वाई जाएगा अंदर, तो आएगा एक्स वाई प्लस वाई जेड आई प्लस यहाँ से जेड अंदर जाएगा तो एक्स जेड प्लस वाई जेड जे प्लस एक्स वाई प्लस एक्स जेड के आएगा। दो वैल्यूज का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते याद है, हाँ हमें याद है कैसे निकालते। आप यहाँ पे बनाते डिटर्मिनेंट का सिंबल, पहली वैल्यू आती है पहले रो में आई जे के आता है, फिर पहले वेक्टर के आई के साथ वाली वैल्यू क्या है, डेल बाय डेल एक्स, पहले वाले के जे के साथ डेल बाय डेल वाई, पहले वाले के साथ डेल बाय
डेल जेड। उसके बाद पहले वाले के आई वाले की वैल्यू क्या है, एक्स वाई प्लस वाई जेड। दूसरे वाले की जे वाले की वैल्यू एक्स जेड प्लस वाई जेड। तीसरे वाले के वाले की वैल्यू आएगा एक्स वाई प्लस एक्स जेड आएगा। तो एक क्रॉस प्रोडक्ट निकालना आ जाएगा। आप चाहे ना तो आप पहले ये स्टेप लिखो, कर्ल एफ इज इक्वल टू डेल क्रॉस एफ, और फिर आप डायरेक्टली इसके बाद ये स्टेप पे भी आ सकते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं हम, सबसे पहले लिखते हैं आई जे के, फिर डेल का एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट जेड कोऑर्डिनेट, यानी आई का कोऑर्डिनेट जे का कोऑर्डिनेट के का कोऑर्डिनेट, फिर एफ का आई जे के का कोऑर्डिनेट। आप ये स्टेप के बाद डायरेक्टली ये स्टेप पे आ सकते हैं। समझ में आया पक्के में? चलिए तो बताइए क्या मिलेगा। पहली वैल्यू आती है प्लस साइन के साथ, तो आ गया आई। जब भी आप आई को लिखते हैं तो आप क्या करेंगे, आप फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को नहीं देखेंगे, तो डेल वाई के पास जाके मल्टीप्लाई होगा एक्स वाई प्लस एक्स जेड। कौन सा साइन आता बीच में, माइनस। हुआ या इधर क्रॉस, दूसरी वैल्यू होती है इधर क्रॉस, तो डेल बाय डेल जेड के पास कौन जाएगा, एक्स जेड प्लस वाई जेड जाएगा। पहली वैल्यू आई प्लस साइन के साथ, तो दूसरी वैल्यू किसके साथ आएंगी, माइनस साइन के, सॉरी, तो आ जाएगा माइनस जे इंटू, अब जे कहां पे है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तब आप फर्स्ट रो को नहीं देखेंगे, सेकेंड कॉलम को नहीं देखेंगे। तो डेल बाय डेल एक्स के पास क्रॉस होके जाएगा कौन, एक्स वाई प्लस एक्स जेड। कौन सा साइन आता बीच में, माइनस। डेल बाय डेल जेड के पास कौन क्रॉस होके जाएगा, एक्स वाई प्लस वाई जेड जाएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं आता। और लास्ट वाली वैल्यू, पहला प्लस साइन, दूसरा माइनस साइन, तीसरा फिर से प्लस साइन के साथ। अब के कहां पे है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो आप फर्स्ट रो नहीं देखेंगे, थर्ड कॉलम नहीं देखेंगे, तो ये वैल्यू पहले क्रॉस होंगी इसके पास, तो डेल बाय डेल एक्स जाएगा किसके पास, एक्स जेड प्लस वाई जेड के पास। कौन सा साइन आता, माइनस, फिर ये वैल्यू इधर को क्रॉस होगी, मतलब डेल बाय डेल वाई जाएगा एक्स वाई प्लस वाई जेड के पास जाएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं आता, कोई डाउट नहीं, बस अब आपको क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। चलिए बताइए क्या मिलेगा, आई जैसा था वैसा। डेरिवेटिव लगाना है विथ रिस्पेक्ट टू y, तो x कांस्टेंट है, डेरिवेटिव के बाहर y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y 1 हो जाएगा। विथ रिस्पेक्ट टू y x z का डेरिवेटिव हो जाएगा c होगा। उसके बाद कौन सा साइन है यहाँ पे, माइनस साइन। z के साथ डेरिवेटिव लगाना है, x कांस्टेंट है, डेरिवेटिव के बाहर z का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू z 1 हो जाएगा होगा। फिर उसके बाद y कांस्टेंट है, डेरिवेटिव के बाहर z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z 1 हो जाएगा होगा। सेम चीज माइनस जे इंटू विद रिस्पेक्ट टू x लगाना है, तो y कांस्टेंट है, डेरिवेटिव के बाहर x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 हो जाएगा। z कांस्टेंट है, डेरिवेटिव के बाहर x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 हो जाएगा। कौन सा साइन है यहाँ पे, माइनस। डेरिवेटिव लगाना है विद रिस्पेक्ट टू z, तो x और y कांस्टेंट है, इनका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। y कांस्टेंट है, डेरिवेटिव के बाहर z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z 1 हो जाएगा। प्लस के इंटू विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लगाना है, x z कांस्टेंट है, डेरिवेटिव के बाहर x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 हो जाएगा। yz कांस्टेंट है, इनका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव लगाना है, x कांस्टेंट है, डेरिवेटिव के बाहर y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 1 हो जाएगा। कौन सा साइन था, प्लस। z कांस्टेंट है, डेरिवेटिव के बाहर y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 1 होगा। ब्रैकेट को कीजिए ओपन, तो क्या मिलेगा, x माइनस वाई इंटू आई। उसके बाद कौन सा साइन है, माइनस। यहाँ पे प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल, तो बचेगा z इंटू जे। यहाँ पे साइन को हटा दीजिए, ब्रैकेट को आएगा। फिर उसके बाद प्लस के लिए देखो क्या मिलेगा, z माइनस साइन अंदर जाएगा तो माइनस एक्स माइनस जेड इंटू के। कुछ कट रहा है यहाँ पे, प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल, प्लस जेड माइनस जेड कैंसिल, तो क्या आंसर आया, माइनस वाई आई माइनस जेड जे माइनस एक्स
के आया। आप चाहो तो माइनस साइन को बाहर निकाल सकते, तो आंसर आएगा वाई आई प्लस जेड जे प्लस एक्स के। कोई पॉइंट में निकालना है क्या इसका आंसर? नहीं, हमें सिर्फ कर्ल एफ की वैल्यू चाहिए थी, तो ये रहेगा हमारे लिए हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन। इजी है। तो ये वाले क्वेश्चन में आपको क्या आना चाहिए? पार्शियल डेरिवेटिव लगाना आना चाहिए, साथ साथ डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं ये भी आना चाहिए, तो आप ये क्वेश्चन को बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, समझा यहां तक? चलिए हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो है फाइंड द divergence and curl of B जिसकी वैल्यू है x y z I प्लस 3 x स्क्वायर y j प्लस एक्स जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड के एट 2 माइनस 1। ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, आपको डाइवर्जेंस भी निकालना है और कर्ल भी निकालना है। तो फर्स्ट स्टेप क्या रहेंगे? आप फिर से b को लिख देंगे, तो सॉल्यूशन में आप सबसे पहले लिखेंगे हियर v की वैल्यू क्या दी हुई है? एक्स वाई जेड आई प्लस 3x स्क्वायर वाई जे प्लस एक्स जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड के दिया हुआ है ऐसा। सबसे पहले आप लिखेंगे v नो दैट, क्या पता है आप लोगों को? डाइवर्जेंस v की वैल्यू क्या रहता है? डेल डॉट v। क्या रहता है? डेल आई डेल बाय डेल एक्स प्लस जे डेल बाय डेल वाई प्लस के डेल बाय डेल जेड। कौन सा प्रोडक्ट आता? डॉट प्रोडक्ट। किसके साथ? v के साथ। क्या है v? एक्स वाई जेड आई प्लस 3x स्क्वायर वाई जे प्लस एक्स जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड के। डॉट प्रोडक्ट निकालते वक्त i वाली वैल्यू i के पास, j वाली वैल्यू j के पास, k वाली वैल्यू k के पास जाएगा। तो बताइए क्या मिलेगा? डेल बाय डेल एक्स किसके पास जाएगा? एक्स वाई जेड के पास। डेल बाय डेल वाई किसके पास जाएगा? 3x स्क्वायर वाई के पास। डेल बाय डेल जेड किसके पास जाएगा? एक्स जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड के पास। आप डेरिवेटिव लगा रहे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वाई जेड कॉन्स्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, एक्स का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स 1 हो जाएगा, प्लस 3x स्क्वायर कॉन्स्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y कितना हो जाएगा? 1। x कॉन्स्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, z स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2z माइनस y स्क्वायर कॉन्स्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, z का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू z हो जाएगा 1। तो ये आंसर आ गया आपके पास। ये आपके पास वैल्यू आई डाइवर्जेंस v की। आई हमें डाइवर्जेंस v चाहिए एक पॉइंट पे, तो आप लिखेंगे देयरफॉर डाइवर्जेंस v एट कौन सा पॉइंट? 2 माइनस 1। क्या आ जाएंगी वैल्यू? क्या है आंसर? y z, y की वैल्यू माइनस 1, z की वैल्यू 1 प्लस 3x स्क्वायर, x की वैल्यू 2, तो आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स x z यानी 2 इंटू 1 माइनस y का स्क्वायर यानी माइनस 1 का 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जार 12 प्लस 2 2 जार 4 माइनस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, 12 प्लस 4 कितना आ जाएगा? 16। तो क्या है आपके पास डाइवर्जेंस v की वैल्यू 16 आ गई। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। उसके बाद एक बार आप लोगों ने डाइवर्जेंस v निकाल लिया, नेक्स्ट आपको काय की वैल्यू चाहिए? नेक्स्ट हमें वैल्यू चाहिए कर्ल v की, चाहिए। तो चलिए
ऑल्सो वी हैव, क्या है आपके पास, कर्ल वी का फॉर्मूला। कर्ल कैसे निकालते, आप डेल को क्रॉस कर देते वी के साथ। तो हमारे मास्टर ने क्या बताया था, आप इसकी वैल्यू डायरेक्टली भी लिख सकते। कैसे लिख सकते, जब भी क्रॉस प्रोडक्ट निकालते पहली रो में हमेशा आता है आई जे के, आता है। दूसरी रो में आता है पहला जो एलिमेंट लिखे इसका आई कोऑर्डिनेट। अगर आपको याद हो डेल को हम क्या लिख सकते हैं, आई डेल बाय डेल एक्स, जे डेल बाय डेल वाई, के डेल बाय डेल जेड। तो बताइए आई का कोऑर्डिनेट क्या है इसका, डेल बाय डेल एक्स, जे का क्या है, डेल बाय डेल वाई, के का क्या है, डेल बाय डेल जेड। आ गया यहां तक, किसी को कोई दिक्कत नहीं। और फिर लास्ट क्या आता, लास्ट आपके पास आता है आपके v के कोऑर्डिनेट। v का i कोऑर्डिनेट क्या है, x y z। v का j कोऑर्डिनेट क्या है, 3x स्क्वायर y। v का k कोऑर्डिनेट क्या है, xz स्क्वायर माइनस y स्क्वायर z। आएगा। अब तो आसान है, अब तो आपको सॉल्व करना आता है। पहली वैल्यू एज इट इज प्लस साइन के साथ, तो आ गया i। आई कहां पे है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में। तो आप फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को नहीं देखेंगे, तो डेल बाय डेल वाई के पास जाके क्रॉस होंगी वैल्यू कौन सी, एक्स जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड। कौन सा साइन आता, माइनस। और डेल बाय डेल जेड के पास वैल्यू जाके क्रॉस होंगी 3x स्क्वायर। आ गया पहली वैल्यू प्लस साइन के साथ। तो दूसरी वैल्यू कौन सा साइन के साथ आएंगी, माइनस साइन के साथ। तो आ गया माइनस जे। जे कहां पे है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। तो डेल बाय डेल एक्स के पास ये वाली वैल्यू होंगी, जाके क्रॉस आएगा डेल बाय डेल एक्स इंटू एक्स जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड। कौन सा साइन, माइनस। और डेल बाय डेल जेड के पास जाके वैल्यू क्रॉस होंगी एक्स वाई जेड आएगी। और लास्ट वाली वैल्यू क्या आएंगी, प्लस के इंटू के कहां पे, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में। तो क्या होगा, डेल बाय डेल एक्स के पास वैल्यू जाके क्रॉस होंगी 3x स्क्वायर वाई। कौन सा साइन आता, माइनस। और डेल बाय डेल वाई के पास वैल्यू जाके क्रॉस होंगी एक्स वाई जेड आएगी। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं यहाँ तक। चलिए बताइए, तो क्या मिलेगा आपको, आई इन, पहले डेरिवेटिव लगा रहे विथ रिस्पेक्ट टू वाई, तो एक्स और जेड हो जाएंगे कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, माइनस जेड कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई क्या आएगा 2y। आ गया। कौन सा साइन है वहां पे, माइनस। आप डेरिवेटिव लगा रहे विथ रिस्पेक्ट टू जेड, विथ रिस्पेक्ट टू जेड डेरिवेटिव क्या आ जाएगा इसका, 0 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये पूरी वैल्यू कैसी है, कांस्टेंट है। यहाँ पे x है, y। आप डेरिवेटिव लगा रहे पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू z। फिर आएगा माइनस j इंटू, किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लग रहा है, x के रिस्पेक्ट में। तो z स्क्वायर कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x 1 हो जाएगा। y स्क्वायर और z दोनों कांस्टेंट है, उनका डेरिवेटिव 0, माइनस विथ रिस्पेक्ट टू z लगा रहे तो एक्स वाई कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, z का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू z 1 हो जाएगा। प्लस के डेरिवेटिव लगाना विथ रिस्पेक्ट टू x, 3 कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो 3 2 6x y आएगा, क्योंकि y भी कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर आएगा। माइनस डेरिवेटिव लगा रहे विथ रिस्पेक्ट टू y, तो x और z कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y हो जाएगा 1। तो बताइए क्या है आपके पास वैल्यू, देयरफॉर कर्ल v है कि f है, v। देयरफॉर कर्ल v की वैल्यू क्या आएंगी, माइनस 2yz i, फिर उसके बाद माइनस z स्क्वायर माइनस एक्स वाई जे प्लस 6xy माइनस एक्स जेड के। आ गया। कर्ल v भी निकाल लिया आप लोगों ने, बट हमें कर्ल v की वैल्यू चाहिए क्या, नहीं, हमें कर्ल v नहीं चाहिए, हमें कर्ल v चाहिए एक पर्टिकुलर पॉइंट में चाहिए। कौन से पॉइंट में चाहिए आपको वैल्यू, 2 -1 1। आप देखें देयरफॉर कर्ल v
एट कौन सा पॉइंट 2 -1 1 क्या आ जाएंगी वैल्यू -2 y y की वैल्यू क्या है -1 z की वैल्यू क्या है 1 i माइनस z का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 माइनस x y आएगा माइनस x की वैल्यू है 2 और y की वैल्यू है -1 तो माइनस इंटू माइनस +2 लिख दूं क्या ऐसा समझा ना क्या किया z स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 माइनस x की वैल्यू 2 y की वैल्यू -1 अगर नहीं लिखना है ऐसा तो आप ऐसा भी लिख सकते पहले नेक्स्ट स्टेप पे सॉल्व कर लेते z का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 माइनस x की वैल्यू 2 इंटू y की वैल्यू -1 j प्लस 6 x की वैल्यू 2 y की वैल्यू -1 माइनस x की वैल्यू 2 z की वैल्यू 1 तो बताइए कितना आया माइनस इंटू माइनस +2 माइनस इंटू माइनस प्लस आएगा 2 + 1 3 आएगा -3 j 6 2 12 लेकिन माइनस साइन के साथ आएगा -12 -2 आएगा -14 ओके तो दिस इज योर फाइनल आंसर कैलकुलेशन करते वक्त थोड़ा सा ख्याल रखिएगा कैलकुलेशन गलत नहीं करना है 2i -3j -14 के और हमारा डाइवर्जेंस की वैल्यू आई है 16 चलिए हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फाइंड A B and C such that find A B and C such that the vector f जिसकी वैल्यू है x plus 2y plus az I plus bx minus 3y minus z j plus 4x plus cy plus 2z k is irrotational hence find scalar potential phi such that f की वैल्यू इक्वल आती है डेल फाई से। एक और चीज आपको जो याद रखना है शायद मैंने लिखा हूं ये कि अगर आपको कभी भी दिया हो कि कोई भी वेक्टर इररोटेशनल है तो आपको क्या याद रखना है अगर कोई भी वेक्टर जैसे यहाँ पे f इररोटेशनल दिया हुआ है तो f की वैल्यू हमेशा इक्वल रहेंगी ग्रेडियंट फाई से रहेंगी यानी डेल फाई से जहां पे फाई को हम क्या बोलते हैं स्केलर पोटेंशियल बोलते हैं। याद रखेंगे पक्के में ये कब होगा जब आपका वेक्टर को आप क्या डिनोट कर पाए इररोटेशनल डिनोट कर पाए यानी उसकी कर्ल की वैल्यू कितनी आ जाए 0 आ जाए किसी को कोई दिक्कत नहीं कोई डाउट नहीं। तो आपसे कह रहा है यहाँ पे कि आपको ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करना है अगर एफ कैसा है इररोटेशनल है तो आप सॉल्यूशन में लिखेंगे हियर वेक्टर एफ जिसकी वैल्यू क्या है x plus 2y plus az I plus bx minus 3y minus z j plus 4x plus cy plus 2z k is irrotational। अब बताइए अगर एक वेक्टर इररोटेशनल आता है तो हमें क्या मिलता है therefore कर्ल ऑफ f की वैल्यू आनी चाहिए 0
याद रहेगा, अगर कोई भी वेक्टर इरोटेशनल है मतलब उसके कर्ल की वैल्यू क्या आएंगी, 0। कर्ल कैसे निकालते हैं, डेल क्रॉस एफ की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0। याद है ना, कर्ल मतलब क्रॉस प्रोडक्ट, तो डेल क्रॉस एफ की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, सबसे पहले डिटर्मिनेंट बनाते हैं यहाँ पे, उसके बाद क्या करते हैं, आप पहले लिखते हैं पहले रो में आई जे के, दूसरी रो में डेल के आई का कंपोनेंट, डेल में आई के साथ कौन आता है, डेल बाय डेल एक्स, डेल में जे के साथ कौन आता है, डेल बाय डेल वाई, डेल में के साथ कौन आता है, डेल बाय डेल जेड। याद रखिए, अगर आपको नहीं याद रहता है तो आप एक और स्टेप लिख सकते हो यहाँ पे कि डेल की जगह आप लिखेंगे आई डेल बाय डेल एक्स प्लस जे डेल बाय डेल वाई प्लस के डेल बाय डेल जेड क्रॉस, फिर पूरा एफ लिखो आएगा। और फिर लास्ट आपको एफ के कंपोनेंट लिखना है, एफ के आई का कंपोनेंट एक्स प्लस 2y प्लस ए जेड, एक्स के जे का कंपोनेंट bx माइनस 3y माइनस जेड, और फिर k का कंपोनेंट 4x प्लस cy प्लस 2z आएगा। इनकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। सबसे पहला एलिमेंट कौन से साइन के साथ, प्लस साइन के साथ, तो प्लस साइन के साथ यहाँ पे आ गया आई, आ गया। यहाँ पे वैसे हमको लगता है जगह नहीं पूरेंगी तो इसको नेक्स्ट पेज पे लेके चले चलो। आएगा तो चलिए बताइए, पहला क्या आएगा, आई फर्स्ट कंपोनेंट कहाँ पे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, तो आप फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को नहीं देखेंगे तो क्या आएगा, डेल बाय डेल वाई के पास ये वाली वैल्यू जाके होंगी क्रॉस, तो डेल बाय डेल वाई के पास जाके क्रॉस हुआ कौन, 4x प्लस सी वाई प्लस 2z, कौन सा साइन आता, माइनस। अब डेल बाय डेल z के पास जाके क्रॉस होगा bx माइनस 3y माइनस z आएगा। पहला आ गया प्लस साइन के साथ, सेकेंड कंपोनेंट कौन से साइन के साथ आता है, माइनस साइन के साथ, तो आ जाएगा माइनस j इंटू, आ गया। सेकेंड कंपोनेंट कहां पे है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में, तब आप फर्स्ट रो नहीं देखेंगे सेकेंड कॉलम नहीं देखेंगे, तो डेल बाय डेल एक्स के पास याली वैल्यू जाके होंगी क्रॉस, तो डेल बाय डेल एक्स के पास गया 4x प्लस सी वाई प्लस 2z, कौन सा साइन आता, माइनस। अब डेल बाय डेल z के पास जाएगा कौन, x प्लस 2y प्लस ए जेड जाएगा, पहली वैल्यू प्लस दूसरी माइनस तीसरी फिर से प्लस आएगा, प्लस के इंटू के कहां पे, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम मत देखो, तो डेल बाय डेल एक्स के पास कौन सी वैल्यू जाके क्रॉस होंगी, bx माइनस 3y माइनस जेड, कौन सा साइन आता, माइनस, और डेल बाय डेल वाई के पास जाके कौन सी वैल्यू क्रॉस होंगी, x प्लस 2y प्लस ए आएगा, इसकी वैल्यू आ रही है इक्वल्स टू 0 आ रही है। तो बताइए क्या मिलेंगे, सबसे पहले तो आप डेरिवेटिव लगा रहे विद रिस्पेक्ट टू y लगा रहे हैं, तो x और z दोनों कांस्टेंट है, तो c कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 1 हो जाएगा, कौन सा साइन है, माइनस। डेरिवेटिव लगाना है विद रिस्पेक्ट टू z, तो bx कांस्टेंट है डेरिवेटिव 0, माइनस 3y कांस्टेंट है, तो विद रिस्पेक्ट टू z डेरिवेटिव 0, माइनस साइन कांस्टेंट आएगा बाहर, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z 1 हो जाएगा, तो आया c प्लस 1 आया, कोई दिक्कत नहीं। कौन सा साइन है यहाँ पे, माइनस। फिर से सेम चीज करना है, डेरिवेटिव लगा रहे विद रिस्पेक्ट टू x, तो 4 कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 हो जाएगा, cy कांस्टेंट है डेरिवेटिव 0, 2z कांस्टेंट है डेरिवेटिव 0, क्योंकि आप डेरिवेटिव लगा रहे विद रिस्पेक्ट टू x। अब आपको डेरिवेटिव लगाना है विद रिस्पेक्ट टू z, कौन सा साइन है यहाँ पे, माइनस, तो आ गया माइनस। x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z 0, 2y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z 0, a कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z 1 हो जाएगा, ये किसके साथ है,
जे के साथ है। उसके बाद आएगा के, तो क्या मिलेगा आपको के के लिए डेल बाय डेल एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लगाना, बी कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1, और ये पूरी वैल्यू कांस्टेंट आएंगी क्योंकि आप डेरिवेटिव लगा रहे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, माइनस डेरिवेटिव लगाना विद रिस्पेक्ट टू वाई, एक्स का डेरिवेटिव 0, 2 कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 1, और az कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0 इनटू k। अच्छा अब बताओ मैं 0 का ऐसा लिख सकता हूं क्या, 0i प्लस 0j प्लस 0k, क्योंकि यहाँ पे अगर वेक्टर बन रहा है तो वेक्टर इक्वल होगा किसी ना किसी वेक्टर से, तो मैं 0 को ही क्या लिख सकता हूँ 0i प्लस 0j प्लस 0k। कंपेयर करो बोथ साइड्स, इधर का i कंपोनेंट इक्वल रहेगा इधर के i से, तो c प्लस 1 की वैल्यू क्या आ जाएंगी 0, इधर का j कंपोनेंट इधर रहेगा इक्वल रहेगा इधर के j के कंपोनेंट से, तो क्या मिलेगा a माइनस 4 इक्वल टू 0 मिलेगा, यानी आपको ऐसा मिल रहा है ना -4 माइनस ए इक्वल टू 0, माइनस साइन अंदर जाएगा तो आएगा a माइनस 4 इक्वल टू 0, एक ही स्टेप में लिखा, समझा। k का कंपोनेंट इक्वल रहेगा k के साथ, मतलब b माइनस 2 इक्वल रहेगा 0 से, यानी c की वैल्यू क्या आएंगी प्लस में, इधर गया तो -4, a की वैल्यू -4 इधर गया तो +4, b की वैल्यू इधर -2 इधर गया तो +2, तो आपके पास a b c तीनों की वैल्यू मिल गई। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, तो आप लिखेंगे therefore a equals to 4, b equals to 2, c equals to -1 is the required solution। c की वैल्यू -1 ही थी ना, आ गया, तो आपने a b c की वैल्यू कर लिए फाइंड आउट। तो पहला पार्ट हो गया क्वेश्चन का सॉल्व, आपको a b c निकालना था कि वेक्टर कैसा आ जाए इररोटेशनल। अब आपको निकालना है स्केलर पोटेंशियल फाई की वैल्यू निकालना है, तो पहले तो ए बी सी की वैल्यू कर दो सब्स्टिट्यूट, कहां पे एफ पे कर देंगे, क्योंकि आपने एबीसी निकाल लिया ना, तो आप लिखेंगे देयरफॉर एफ की वैल्यू क्या हो जाएंगे, क्या था एफ आपके पास x प्लस 2y प्लस az, ए की वैल्यू क्या है 4, तो आ जाएगा 4z, bx b की वैल्यू क्या है 2, तो आ जाएगा 2x माइनस 3y माइनस z, फिर क्या है 4x प्लस cy, c की वैल्यू क्या है -1, आ जाएगा c की जगह -1, तो आएगा 4x माइनस y प्लस 2z। मिल गया आपके पास, कोई दिक्कत नहीं, तो आप लिखेंगे देयरफॉर f। ये कैसा दिया हुआ है आपको, इज इररोटेशनल दिया हुआ है, तो देयरफॉर आप क्या लिख सकते हैं f, ये इक्वल रहेगा काय से डेल फाई से, वेयर फाई इज स्केलर पोटेंशियल। क्या बोलते हैं हम फाई को, स्केलर पोटेंशियल। याद रखिएगा कभी भी कोई वेक्टर अगर इररोटेशनल है तो आप उसको इक्वल लिख सकते हैं ग्रेडियंट फाई के साथ, जहां पे फाई क्या होता है स्केलर पोटेंशियल। यहाँ पे तो हमको डायरेक्टली दिया हुआ था, तो अगर आपको नहीं भी पता है तो आप क्वेश्चन से ही देख के लिख सकते हैं, बट आपको पता रहना चाहिए कि हमें स्केलर पोटेंशियल निकालना पड़ता है, जहां पे एफ की वैल्यू कैसे इक्वल रहती है, डेल फाई से इक्वल रहती है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, पक्के में समझ में आ रहा है, तो चलिए बताइए क्या मिलेगा आपको, एफ, एफ क्या है ये निकाला आपने, तो आप बोल सकते हैं देयरफॉर एफ ये इक्वल है डेल फाई से, डेल की वैल्यू क्या रहती आई डेल बाय डेल एक्स प्लस जे डेल बाय डेल वाई प्लस के डेल बाय डेल जेड इंटू फाई। अगर मैं ब्रैकेट को ओपन करूं तो फाई एक्स के पास भी जाएगा, वाई के पास भी जाएगा और जेड के पास भी जाएगा, तो मैं इसको ऐसा लिख दूं क्या, आई डेल फाई बाय डेल एक्स जे
डेल फाई बाय डेल वाई के डेल फाई बाय डेल जेड लिख सकते। ऐसा क्यों लिख रहा हूं? फिर से मैं इक्वालिटी यूज करूंगा वेक्टर्स की कि आई वाला कंपोनेंट इक्वल रहेगा आई के साथ। इधर आई का कंपोनेंट क्या है? डेल फाई बाय डेल एक्स। ये इक्वल आएगा इसके आई के कंपोनेंट के साथ जो रहेगा एक्स प्लस 2y प्लस 4z। आ गया। दूसरा y वाला j वाला कंपोनेंट इक्वल रहेगा j के साथ, तो मिलेगा डेल फाई बाय डेल वाई इक्वल टू 2x माइनस 3y माइनस z। इक्वेशन नंबर। और k वाला कंपोनेंट इक्वल रहेगा k के साथ, मिलेगा डेल फाई बाय डेल z इक्वल टू 4x माइनस y प्लस 2z। इक्वेशन नंबर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं? तीनों वैल्यूज फाइंड आउट कर लिए सबने। अब आपको क्या करना है? आपको चाहिए पाई की वैल्यू। हमारे पास काय की वैल्यू है? डेल की वैल्यू है। तो हमको क्या करना पड़ेगा? जब भी डेरिवेटिव को काटना है तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा। बट यहाँ पे डेरिवेटिव कैसा है? पार्शियल, तो इंटीग्रेशन भी कैसा लगेगा? पार्शियल। तो आप लिखेंगे इंटीग्रेट इक्वेशन 1, 2 एंड 3 पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू। पहले वाले को किसके रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा? x, दूसरे वाले को y एंड तीसरे वाले को z रिस्पेक्टिवली। वी गेट। चलिए बताइए क्या मिलेगा। अब यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव वाला कंसेप्ट लगने वाला, तो प्लीज अच्छे से देखिए। इंटीग्रेशन डेरिवेटिव कैंसिल, तो आ जाएगा फाई इक्वल्स टू, आप इंटीग्रेशन लगा रहे विथ रिस्पेक्ट टू x याद रखिएगा, तो x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2 और y कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर, तो अंदर क्या बचा? 1 का इंटीग्रेशन x, 4 और z कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर, तो अंदर क्या बचा? 1 का इंटीग्रेशन x। यहां पे टोटल कितने वेरिएबल थे? x, y, z। मैंने इंटीग्रेशन किसके टर्म्स में लगाया? सिर्फ और सिर्फ x के टर्म्स में, तो यहां पे ऐड होता है एक कांस्टेंट ऐड होता है, बट कांस्टेंट ऐड होगा एज अ फंक्शन। कांस्टेंट कैसा ऐड होगा? एज अ फंक्शन। तो यहाँ पे आएगा कुछ ना कुछ फंक्शन। किसका? पहले आएगा फंक्शन। यहाँ पे आपने इंटीग्रेशन किसके टर्म्स में लगाया? x के टर्म्स में, तो फंक्शन किसके टर्म्स में आएगा? y और z के टर्म्स में। याद है वाला कंसेप्ट? पक्के में याद है? अगर आप क्वेश्चन को इंटीग्रेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x और दो वेरिएबल x और y, तो कांस्टेंट ऐड होता है फंक्शन इन टर्म्स ऑफ y ऐड होता है, जहां पे क्या रहता है? आर्बिट्ररी फंक्शन। क्या रहता है? φ1 yz आर्बिट्ररी फंक्शन होता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? याद है वाला कंसेप्ट सबको? देखिए दूसरे पे भी लगाते हैं हम। अब हमें सेकेंड वाली इक्वेशन में इंटीग्रेशन लगाना है विथ रिस्पेक्ट टू y, लेकिन पार्शियली। इंटीग्रेशन डेरिवेटिव कैंसिल, तो आ जाएगा फाई इक्वल। अब आप इंटीग्रेशन लगा रहे विथ रिस्पेक्ट टू y, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन लग रहा है विथ रिस्पेक्ट टू y, लेकिन कैसा? पार्शियली। तो 2x कांस्टेंट है, बाहर आ गया, अंदर बचेगा 1 का इंटीग्रेशन y माइनस 3 कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर, y का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y आ जाएगा y स्क्वायर बाय 2 माइनस z कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर, क्योंकि आप इंटीग्रेशन लगा रहे विथ रिस्पेक्ट टू y, तो अंदर बचा 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा? y प्लस यहाँ पे कांस्टेंट क्या ऐड होगा? आर्बिट्ररी फंक्शन। याद रखिएगा जब भी आप पार्शियल इंटीग्रेशन लगाते हैं तो आपका जो कांस्टेंट है वो कोई नंबर नहीं ऐड होता, वो क्या ऐड होता है? एक फंक्शन ऐड होता है। किसका फंक्शन ऐड होता है? यहाँ पे टोटल वेरिएबल थे x, y, z, आपने लगा इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y, y को महत्व दिया, तो x और z बुरा नहीं मानेंगे क्या? मानेंगे बुरा। तो ये बुरा ना माने इनके लिए हम क्या करते हैं? एक आर्बिट्ररी फंक्शन ऐड कर देते कि भाई x 2 भी ले ले, z 2 भी ले ले। सब खुश? कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? अब लास्ट वाले को किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है? z के रिस्पेक्ट में। तो बताइए क्या मिलेगा? इंटीग्रेशन डेरिवेटिव कैंसिल। फिर से 4x कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर, 1 बचा अंदर, 1 का इंटीग्रेशन z माइनस y कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर, बचा 1 का इंटीग्रेशन z प्लस 2 टाइम z का इंटीग्रेशन z स्क्वायर बाय 2
तो 2 और 2 कैंसिल, मैं साथ यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, z का स्क्वायर प्लस, फिर से मैंने इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में लगाया, यहाँ पे थे x y z, मैंने z को महत्व दिया, तो x और y बुरा मान रहे थे, बुरा ना मानने करके मैं इनको क्या दे दूंगा, लॉलीपॉप दे दूंगा कि phi 3 आपके नाम पे रख दिया, x y आ गया। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, समझ में आया, पक्के में समझा, सच में समझा। यहाँ पे phi 1 phi 2 phi 3 ये क्या होते हैं, आर्बिट्ररी फंक्शंस होते हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, पक्के में समझा, सच में समझा। तो आप चाहो तो यहाँ पे मेंशन भी कर सकते हैं, where phi 1 yz phi 2 xz phi 3 xy are arbitrary functions। आ गया। अब बात है यार, हमको स्केलर पोटेंशियल फाई की वैल्यू चाहिए, पूरी वैल्यू। यहाँ पे आपने पहली वैल्यू तो निकाला, लेकिन यहाँ पे एक फाई आर्बिट्ररी फंक्शन आ गया, दूसरी वैल्यू निकाला तो दूसरा आर्बिट्ररी फंक्शन आ गया, तीसरी वैल्यू निकाला तो तीसरा आर्बिट्ररी फंक्शन आ गया। अब ऐसे में आप एग्जैक्ट वैल्यू फाई की कैसे निकालते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो याद रखिएगा, इसको कैसे निकालते हैं, आप लिखते हैं कंपेयरिंग 4 5 एंड 6 वी गेट। हम सबसे पहले वैल्यू निकालेंगे phi 1 yz की। किसकी वैल्यू निकालेंगे, phi 1 yz। हम क्या बोल रहे हैं, phi 1 फंक्शन है y और z का है, तो हम इसको लिखते हैं इक्वल्स टू टर्म्स of phi not containing x। ठीक है, तो देखो कितना आसान है याद रखने को। आप phi 1 निकाल रहे y z का, तो उनमें कौन सी टर्म आएंगी, ऐसी टर्म phi की जिनमें x नहीं है। अब आप तीनों इक्वेशन में ढूंढोगे ऐसी कितनी टर्म्स है जिनमें x नहीं है। इसमें x है, इसमें x है, इसमें x है, तो इनको ले सकते क्या, नहीं। इसमें x है, इसको ले सकते क्या, नहीं। इसमें x है, नहीं है, तो आ गया -3 y स्क्वायर बाय 2। इसमें x है, नहीं है, तो आ गया -5 z। इसमें x है, इसमें x है, नहीं है, बट मैं -yz ऑलरेडी लिख चुका हूं, तो फिर से yz लिखूंगा क्या, नहीं। तो हमको क्या समझ में आया, एक वैल्यू बस एक बार लिखते हैं और प्लस z स्क्वायर, आ गया प्लस z स्क्वायर। इसमें भी x नहीं है, बड़ा आसान था लिखना, पक्के में समझा, सच में समझा। जिनको नहीं समझा वो सर पीटेंगे क्या, नहीं, वो देखेंगे phi 2 ऑफ xz की वैल्यू। आप चीख चीख के कह रहे phi 2 फंक्शन है x और z का, यानी उनमें कौन सी टर्म नहीं आएंगी, y की टर्म नहीं आएंगी, तो आप लिखेंगे टर्म्स ऑफ phi नॉट कंटेनिंग y आएगा। तो ढूंढ अब कहां पे y नहीं है, इसमें y है क्या, नहीं है, तो आ गया x स्क्वायर बाय 2 प्लस इसमें y है क्या, है, लिख सकते नहीं। इसमें y है क्या, नहीं है, तो लिख दो, तो आएगा प्लस 4x z। इसमें y है क्या, है, इसमें y है क्या, है, इसमें y है क्या, है, लिख सकते क्या, नहीं। इसमें y है क्या, नहीं है, पर 4xz मैं ऑलरेडी लिख चुका हूं, तो फिर से लिखूंगा क्या, नहीं। -yz, इसमें y है क्या, है, प्लस z स्क्वायर, इसमें नहीं है, तो लिख देंगे प्लस z। आ गया, पक्के में समझा, सच में समझा। टॉपिक आसान है, बस शुरू शुरू में आपको थोड़ा हार्ड लगेगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें निकालना है यहाँ पे। लास्ट phi 3 ऑफ x y की वैल्यू, phi 3 ऑफ x y कह रहा है चीख चीख के भाई x चाहिए और y चाहिए, मतलब क्या नहीं चाहिए, z नहीं चाहिए, तो आप लिखेंगे टर्म्स ऑफ phi नॉट कंटेनिंग z। किस किस में z नहीं है, इसमें z है क्या, नहीं है, तो लिख दो x स्क्वायर बाय, प्लस इसमें z है क्या, नहीं है, तो लिख दो 2x y। इसमें z है क्या, है, नहीं लिख सकते। इसमें z है क्या, नहीं है, तो लिख दो, लेकिन 2x ऑलरेडी लिखा हुआ है, फिर से लिखेंगे क्या, नहीं। इसमें z है क्या, नहीं है, तो लिख दो -3y स्क्वायर बाय, इसमें z है क्या, है, पर इनमें तो पूरों में z। तो आपने phi 1 phi 2 phi तीनों की वैल्यू फाइंड आउट कर दी। अब आप क्या करो,
इनमें से किसी एक की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर दो तो आपको मिल जाएगा आपका फाइनल आंसर। तो आप लिखेंगे देयरफॉर वी गेट फाई इक्वल टू, क्या थी फाई की वैल्यू, फाई की वैल्यू थी एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस 2xy प्लस 4xz प्लस फाई 1 ऑफ yz, और फाई 1 ऑफ yz की वैल्यू आपने निकाले फाई 1 ऑफ yz, ये आया हमारे पास, आया। तो ये रहेगा आपके लिए आपका फाइनल आंसर। याद रखिएगा आप तीनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद सेम आंसर मिलता है। जैसे मैंने कहां पे सब्स्टिट्यूट किया, पहले वाले पे, तो मुझे ये आंसर मिला। अगर मैं इसको दूसरे वाले पे सब्स्टिट्यूट करता तो भी देखो मुझे सेम ही आंसर मिलता। देखिए अब मैं कहां पे सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, सेकंड इक्वेशन में। मुझे चाहिए वैल्यू फाई 2 ऑफ एक्स, फाई 2 ऑफ एक्स, ये निकाला हूं मैंने। और चाहे मैं तीसरे वाले से निकालता, ये है मेरे पास तीसरी वाली इक्वेशन। यहां पे क्या है, फाई 3 ऑफ एक्स वाई, फाई 3 ऑफ एक्स वाई की भी वैल्यू निकाला हूं मैंने। देखिए अब तीनों का आंसर सेम आएगा, तीनों सिनेरियो में आंसर सेम आएगा। कैसे, देखिए पहले आंसर एक्स स्क्वायर बाय 2, यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाय 2 है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाय 2 है, पहली टर्म सब में सेम है। 2xy 2xy 2xy, दूसरी टर्म भी सब में 4xz 4xz 4xz, तीसरी टर्म भी सब में -3 बाय 2 वाई स्क्वायर बाय 2, -3 बाय 2 वाई स्क्वायर, -3 बाय 2 वाई स्क्वायर, ये भी सब में -yz प्लस z स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं तीनों सिनेरियो में आंसर कैसा आना चाहिए, आपका सेम आना चाहिए। तो आप 3 बार सेम वैल्यू लिखेंगे क्या, नहीं, आप सिर्फ एक आंसर लिख देंगे। देयरफॉर वी गेट फाई की एक वैल्यू, यानी किसी भी एक में सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा। ये आंसर तीनों के कैसे आने चाहिए, सेम, बस पोजीशन चेंज होती है, बाकी आंसर कैसा आता है, सेम। समझा वाक्य में। Which is the required scalar potential। आगे किसी को कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, इजी था क्वेश्चन। तो आप देख रहे हैं आप इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम देखते हैं, हमारा एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी टाइप का। Vector field is given by A equals to x square plus xy square I plus y square plus x square yj, show that the field is irrotational। आपको दिखाना है फील्ड irrotational है, एंड फाइंड द स्केलर पोटेंशियल, यानी आपको क्या की वैल्यू निकालना है, फाई की वैल्यू निकालना है। चलिए फिर से सेम अप्रोच रखेंगे, पहला हम पूरा वेक्टर ए लिख देंगे। तो आप लिखेंगे सॉल्यूशन में, हियर वेक्टर ए दिया हुआ है मेरे पास, क्या है
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर आई वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई जे प्लस के दिया हुआ है क्या? नहीं तो मैं लिख दूंगा 0 के। लिख देंगे ऐसा। सबसे पहले मुझे दिखाना है कि ये वेक्टर फील्ड कैसी है, इररोटेशनल है। किसी को भी इररोटेशनल दिखाना है तो क्या दिखा दो कि कर्ल की वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो आप लिखेंगे वी नो दैट द वेक्टर field A will be irrotational if कब, जब आप प्रूव कर देंगे कर्ल A की वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो चलिए हम वैल्यू कंसीडर कर लेते हैं। आप कंसीडर करेंगे किसको, कर्ल A को। क्या रहती कर्ल ए की वैल्यू, डेल क्रॉस ए। कर्ल में क्या आता है, क्रॉस प्रोडक्ट। आप यहाँ पे कंसीडर भी लिख सकते हैं, आप चाहो तो। हम हमेशा जो लिखते हैं वी नो दैट भी लिख सकते हैं। कर्ल ए की वैल्यू क्या रहती है, डेल क्रॉस ए रहती। अब तो क्रॉस प्रोडक्ट सबको निकालना आ गया है। पहली रो क्या रहती, आई जे के। दूसरी रो काय की रहती, डेल की। डेल का आई कंपोनेंट डेल बाय डेल एक्स, डेल का जे कंपोनेंट डेल बाय डेल वाई, डेल का के कंपोनेंट डेल बाय डेल जेड। ए का एक्स कंपोनेंट आई कंपोनेंट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर। ए का जे कंपोनेंट वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई। जे का के कंपोनेंट आएगा। तो चलिए बताइए क्या मिलेगा आपको, पहली वैल्यू एज इट इज। तो आई आ गया एज इट इज। आई कहां पे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में। तो पहले क्या होगा, 0 जाके क्रॉस होगा डेल बाय डेल वाई के साथ। 0 पे तो कुछ भी लगा दो, आंसर क्या आता, 0। माइनस डेल बाय डेल जेड के पास जाके क्रॉस होंगी वैल्यू वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई। पहली वैल्यू आ गई प्लस साइन के साथ, दूसरी वैल्यू आएंगी माइनस साइन के साथ। आएगा माइनस जे। जे कहाँ पे, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। 0 जाके क्रॉस होगा एक्स के साथ, तो आंसर आ जाएगा 0। कौन सा साइन, माइनस। डेल बाय डेल जेड के पास जाके वैल्यू क्रॉस होगी कौन सी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई आएगा। और लास्ट आप लिखेंगे प्लस के कहां पे, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो डेल बाय डेल एक्स के पास जाके क्रॉस होंगी वैल्यू वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई, फिर माइनस साइन डेल बाय डेल वाई के पास जाके क्रॉस होंगी वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर आएगी। कोई दिक्कत नहीं यहां तक। चलिए बताइए क्या मिला फिर आपको यहां से। आप डेरिवेटिव लगा रहे विथ रिस्पेक्ट टू जेड, तो y और x दोनों को आप ट्रीट करेंगे कांस्टेंट। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आ गया, 0 आए। फिर उसके बाद आप डिफरेंशिएशन लगाएंगे विथ रिस्पेक्ट टू z, और यहाँ पे x और y को आप विथ रिस्पेक्ट टू z ट्रीट करते कांस्टेंट। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। यहाँ पे आप डेरिवेटिव लगा रहे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y स्क्वायर का डेरिवेटिव 0, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, y कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर। माइनस डेरिवेटिव लगा रहे विथ रिस्पेक्ट टू y, तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव 0, x कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y। तो क्या है आंसर, 0i प्लस 0j प्लस 0k, यानी वैल्यू आ गई 0 आ गई। तो आपने क्या प्रूव कर दिया, देयरफॉर कर्ल ए की वैल्यू क्या आ गई, 0। और अगर कर्ल ए की वैल्यू 0 आ जाए तो आप बोल सकते हैं वेक्टर फील्ड ए कैसी रहेंगी, इररोटेशनल। तो आप लिखेंगे देयरफॉर, या तो दिस इंप्लाइज द वेक्टर फील्ड ए इज इररोटेशनल। और क्या बताया हमारे मास्टर ने, अगर कभी भी कोई वेक्टर फील्ड इररोटेशनल आ जाए तो आप क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर ए की वैल्यू इक्वल रहेंगी कैसे, ग्रेडियंट पाई से, वेयर पाई इज स्केलर पोटेंशियल। बताया मास्टर ने ऐसा कि हमेशा ए इक्वल रहेगा फिर डेल पाई से, जहां पे पाई क्या होता है, स्केलर पोटेंशियल। तो बताइए ए क्या है आपके पास,
ये रहा आपका ए। तो आ गया ए इक्वल है डेल फाइ से। डेल क्या रहता है? आई डेल बाय डेल एक्स प्लस जे डेल बाय डेल वाई प्लस के डेल बाय डेल जेड इंटू फाइ। ब्रैकेट होगा ओपन, फाइ जाएगा अंदर। मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, आई डेल फाइ बाय डेल एक्स जे डेल फाइ बाय डेल वाई के डेल फाइ बाय डेल जेड लिख सकता है ऐसा। तो यहां से हमें क्या मिलेगा? आई वाला कंपोनेंट इक्वल रहेगा आई वाले कंपोनेंट के साथ। तो आप बोल सकते देयरफॉर डेल फाइ बाय डेल एक्स देयरफॉर डेल फाइ बाय डेल एक्स इक्वल रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर के साथ। इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड, जे वाला कंपोनेंट इक्वल रहेगा जे के साथ। तो डेल फाइ बाय डेल वाई इक्वल रहेगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई के साथ। इक्वेशन नंबर, और तीसरा कंपोनेंट इक्वल रहेगा तीसरे के साथ। तो क्या मिलेगा आपको? डेल फाइ बाय डेल जेड इक्वल रहेगा 0 के साथ। इक्वेशन नंबर 3 आएगा सॉरी आएगा ऐसा। अब आप बताइए, हमें फाइ की वैल्यू चाहिए कि डेल की वैल्यू? फाइ की वैल्यू चाहिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे डेरिवेटिव कैसा है? पार्शियल। तो इंटीग्रेशन भी कैसा लगेगा? पार्शियल। तो आप लेंगे इंटीग्रेट इक्वेशन 1 2 एंड 3 कैसा? पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू पहली वैल्यू x, दूसरी वैल्यू y, तीसरी वैल्यू z। वी गेट। चलिए अब आप पहली इक्वेशन में इंटीग्रेशन लगा रहे विद रिस्पेक्ट टू x, तो इंटीग्रेशन डेरिवेटिव कैंसिल, बचेगा फाइ इक्वेशन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाय 3 प्लस वाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2 आएगा प्लस। अब आप एक चीज बताइए, हमें पता है यहाँ पे फंक्शन 3 वैल्यू के, किस किस के? एक्स वाई और जेड के। तो एक्स वाई जेड 3 वैल्यू के फंक्शन, आपने इंटीग्रेशन लगाया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पे फंक्शन बनेगा किसका? वाई और जेड का। तो आ गया फाइ 1 ऑफ वाई जेड आ गया। याद रखेंगे यहाँ पे तीनों को आपको कंसीडर करना है एज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, क्योंकि फाइ में एक्स वाई जेड तीनों की टर्म आने वाली है, याद रहेगा। तो फाइ फंक्शन है एक्स वाई जेड का, आपने इंटीग्रेशन लगाया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वाई जेड के टर्म्स में आएगा आर्बिट्ररी फंक्शन आएगा, कोई दिक्कत नहीं। सेम चीज फाइ की वैल्यू सेकेंड वाला लगा रहे विथ रिस्पेक्ट टू वाई, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव कैंसिल, तो वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन वाई क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर, वाई का इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर बाय 2। अब आपने इंटीग्रेशन लगाया विथ रिस्पेक्ट टू वाई, तो कांस्टेंट आएगा किसके टर्म्स में? फाइ 2 ऑफ एक्स जेड। से आ गया हमारे लिए आर्बिट्ररी फंक्शन आ गया। सेम चीज इंटीग्रेशन डेरिवेटिव कैंसिल, तो आ जाएगा फाइ इक्वल टू 0 का इंटीग्रेशन 0। तो लिखने की जरूरत है क्या? नहीं, या तो आप चाहो तो लिख दो, ऐसा लिख दो 0 अगर कंफ्यूजन होता है तो। प्लस अब आपने इंटीग्रेशन लगाया पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू जेड लगाया, तो यहाँ पे किसके टर्म्स में आपको फंक्शन बनेगा? फंक्शन बनेगा इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई बनेगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, यहां तक आसान है, समझा सबको? अब आपको वैल्यू चाहिए यहाँ पे इन फंक्शंस की, तो आप चाहो तो यहाँ पे मेंशन भी कर सकते हैं वेयर फाइ 1 वाई जेड, फाइ 2 एक्स जेड एंड फाइ 3 एक्स वाई आर आर्बिट्ररी फंक्शंस आएगा। चलिए अब हमको क्या करना है? इन्हें यूज करके फाइ 1 फाइ 2 फाइ 3 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। कैसे करते? आप लिखेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन 4 5 एंड 6 वी गेट। क्या मिलेंगे आपको? 4 5 6 को कंपेयर करेंगे तो
चलिए पहले हम लिखेंगे पहली वाली वैल्यू जो है phi1 ऑफ वाई जेड। ये चीख चीख के कह रहा है कि इसमें y और z है, तो क्या नहीं है, टर्म्स ऑफ phi, टर्म्स ऑफ phi नॉट कंटेनिंग x। ढूंढिए किस किस में x नहीं है, इसमें x है, इसमें x है, लिख सकते नहीं, इसमें x है क्या, नहीं, तो लिख दो क्या है वाई क्यूब अपॉन 3। इसमें x है, यहाँ पे तो 0 है, लिखने की जरूरत है क्या, नहीं। आ गया। सेकेंड पाई 2 की वैल्यू क्या है, पाई 2 ऑफ एक्स जेड। वो चीख चीख के कह रहा है कि उसमें x है और z है, क्या नहीं है, y नहीं है, तो आप लिखेंगे टर्म्स ऑफ पाई नॉट कंटेनिंग y। ढूंढिए किस किस में y नहीं है, इसमें y है क्या, नहीं है, तो आगे एक्स क्यूब बाय 3। इसमें y है क्या है, इसमें y है क्या है, इसमें y है क्या है, इसमें तो 0 है, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, समझ रहा है। और लास्ट पाई 3 ऑफ एक्स वाई, पाई 3 ऑफ एक्स वाई मतलब ऐसी टर्म जिसमें x है और y है, तो क्या नहीं है, z नहीं है, तो आप लिखेंगे टर्म्स ऑफ पाई नॉट कंटेनिंग z। इसमें z है क्या, नहीं है, लिख दो, तो आगे एक्स क्यूब बाय 3। इसमें z है क्या, नहीं है, तो लिख दो, आगे प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2। इसमें z है क्या, नहीं है, लिख दो, तो आगे प्लस वाई क्यूब बाय 3। इसमें z है क्या, नहीं है, बट एक्स स्क्वायर बाय 2 ऑलरेडी मैं एक बार लिख चुका हूं, तो दोबारा लिखूंगा क्या, नहीं। तो हमको क्या समझ में आया, एक वैल्यू को लिखते हैं एक ही बार, आ जाएगा, तो आप लिखेंगे therefore the required scalar potential pi is। अब आप क्या करेंगे, 4 5 6 में किसी भी एक में यहां से वैल्यू उठा के सब्सटीट्यूट कर देंगे। जैसे हमारी फाई की वैल्यू क्या थी, एक्स क्यूब बाय 3 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस फाई 1 ऑफ वाई जेड। फाई 1 ऑफ वाई जेड कितना निकाला मैंने, फाई 1 ऑफ वाई जेड की वैल्यू वाई क्यूब बाय 3 निकाला। निकाला, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। या तो मैं चाहता तो सेकंड वाले में सब्सटीट्यूट कर सकता था, फाई 2 ऑफ एक्स जेड की वैल्यू, फाई 2 ऑफ एक्स जेड कितना है, एक्स क्यूब बाय 3 कर सकता। या तो फिर मैं लास्ट वाले में फाई 3 ऑफ एक्स वाई की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर सकता था, फाई 3 ऑफ एक्स वाई। फाई 3 ऑफ एक्स वाई कितना है हमारे पास, फाई 3 ऑफ एक्स वाई ये रही वैल्यू। आप देख रहे हैं, आप तीनों में से किसी भी इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कीजिए, आंसर क्या मिल रहा है, यहाँ पे भी एक्स क्यूब बाय 3 एक्स क्यूब बाय 3 एक्स क्यूब बाय 3, बस पोजीशन चेंज हो रही, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय 2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय 2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई क्यूब बाय 3 वाई क्यूब बाय। तो आप 3 बार सेम इक्वेशन लिखेंगे क्या, नहीं, तो आप लिखेंगे देयरफॉर द रिक्वायर्ड स्केलर पोटेंशियल फाई इज फाई इक्वल्स टू किसी भी एक में वैल्यू को कर देना सब्सटीट्यूट, तीनों का आंसर आता है सी। तो उम्मीद है आपको यहां तक का टॉपिक समझ में आया हो, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। चलिए अब एक क्वेश्चन आप आपके लिए होमवर्क ले लीजिए, फिर आज का लेक्चर यहीं पे कर देते हैं समाप्त। वेक्टर field F is given by F equals to y sin z minus sin x I plus x sin z plus 2yz j plus xy cos z plus y square k। Prove that it is irrotational and hence
फाइंड इट्स स्केलर पोटेंशियल। तो यहाँ पे इरोटेशनल तो आप प्रूव कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 0। बस आपको यहाँ पे पाई की वैल्यू निकालना है। पाई की वैल्यू आएगा एक्स वाई साइन जेड प्लस कॉस एक्स प्लस वाई स्क्वायर जेड। चेक कीजिए आपका ये आंसर आता है कि नहीं आता है। कल हम इससे आगे के और क्वेश्चन देखेंगे, हम कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड के वर्क डन के क्वेश्चंस कल देखेंगे। तो उसका भी कंसेप्ट सेम होता है, क्योंकि अगर मैं कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड की बात करूं तो वो भी कैसी होती है, इरोटेशनल होती है। यानी वहां पे भी हमको क्या निकालना पड़ेगा, कर्ल की वैल्यू। कर्ल की वैल्यू 0 प्रूव करेंगे, कर्ल की वैल्यू 0 लेके हम क्वेश्चंस को प्रूव करेंगे, फिर वर्क डन निकालेंगे और स्केलर पोटेंशियल निकालेंगे। तो कल आपका ये वाला टॉपिक और अच्छे से रिवाइज होने वाला है। प्लीज इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करके आइएगा, कल हमें थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखना है। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको आज का लेक्चर समझ में आया, यूजफुल लग रहा है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।